नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले आपको बता दूं कि आज पाठशाला में क्या क्या है और कौन कौन सी क्लास लगाने वाला हूं। राहुल, केजरीवाल, ममता, मोदी की वो शक्ति जिसके आगे सब फेल हो रहे हैं। चुनाव से पहले राहुल का वो ब्लंडर जो कांग्रेस मुक्त भारत बना देगा क्या? कोर्ट में ऐसा क्या हुआ कि केजरीवाल का जेल जाना तय लगने लगा है? चुनाव आयोग ने चाबुक चलाया, लेकिन सबसे ज्यादा दर्द ममता बनर्जी को ही क्यों हुआ बंगाल में, आज इसके बारे में बताऊंगा। इसके अलावा बात होगी चुनावी चंदे की। मोदी को घेरने निकले नेताओं के गले में फंस गया है चुनावी चंदा वाला फंदा, आज उसकी डिटेल दूंगा। कांग्रेस क्यों नहीं बता पा रही कि उसे बॉन्ड वाला चंदा किस किस ने दिया, यह भी बताऊंगा। और एसबीआई अब वो डेटा देने वाला है जिससे सारे राज खुल जाएंगे क्या, आज इसका चैप्टर भी है। फिर बात होगी दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री योगी। मीटिंग में यूपी से किस किस का टिकट फाइनल हुआ है, क्या खबर आ रही है। यूपी की 80 सीटों के घमासान पर वो चैप्टर जो विनर क्लियर कर देगा। अखिलेश मायावती ने मोदी योगी की जोड़ी का क्या तोड़ निकाला है, यह भी आपको बताऊंगा। फिर बात होगी एल्विश यादव की। सांप के जहर मामले में अब जाकर गिरफ्तार क्यों हुआ एल्विश यादव, और एल्विश के खिलाफ कौन से सबूत हैं, कितने दिन की जेल हो सकती है, इसके बारे में बताऊंगा। और फिर फैक्ट फैक्टर का चैप्टर होगा, लेकिन सबसे पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। पहले से जेल में बंद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को एक और झटका लगा है। रामपुर के डूंगरपुर केस में एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान को 7 साल की सजा सुनाई है। यह मामला साल 2019 का है। रामपुर की डूंगरपुर बस्ती में प्राइवेट जमीन पर कब्जा करने के लिए आरोपियों ने जमकर बवाल किया था। आजम खान पर इस मामले में आपराधिक साजिश रचने का आरोप लगा था, जिस मामले में उन्हें सजा हुई। बेंगलुरु में अजान के वक्त हनुमान चालीसा बजाने पर बवाल हो गया। हनुमान चालीसा बजाने पर कुछ युवकों ने दुकानदार की पिटाई कर दी। बवाल बढ़ने के बाद पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। उधर बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने पीड़ित दुकानदार से मुलाकात की और पुलिस पर शिकायत के बावजूद केस दर्ज करने में आनाकानी करने का आरोप लगाया। बिहार में पूर्व सांसद और बाहुबली नेता आनंद मोहन की पत्नी और पूर्व सांसद लवली आनंद आज जेडीयू में शामिल हो गए। जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष ललन सिंह और बिहार अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने लवली आनंद को पार्टी की सदस्यता दिलाई। खबर है कि लवली आनंद जेडीयू के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ सकती है। दिल्ली के रोहिणी में अंबेडकर हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज की 13 छात्राओं ने एक प्रोफेसर पर यौन शोषण का आरोप लगाया। छात्राओं का आरोप है कि प्रोफेसर सलीम शेख ने वाइवा के दौरान छात्राओं के साथ छेड़छाड़ की, जिसको लेकर पीड़ित छात्राओं ने रोहिणी नॉर्थ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के बावजूद आरोपी प्रोफेसर के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने पर लोगों का गुस्सा भड़क गया। हिंदू संगठनों ने मेडिकल कॉलेज के बाहर प्रदर्शन किया और आरोपी प्रोफेसर पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। गुजरात के जामनगर में नगर निगम ने हिस्ट्री शीटर रजाक साइचा से जुड़ी अवैध प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलाया। बड़ी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी में नगर निगम की टीम ने जामनगर के बेदी रोड इलाके में रजाक साइचा के 6 अवैध तरीके से बनाए गए बंगलों को ढहा दिया। पिछले दिनों एक वकील की हत्या में रजाक साइचा के गैंग का हाथ होने के खुलासे के बाद नगर निगम ने यह कार्रवाई की। प्रधानमंत्री मोदी ने व्लादिमीर पुतिन को एक बार फिर रूस का राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी। पीएम मोदी ने उम्मीद जताई कि भारत और रूस के बीच ऐतिहासिक संबंध और मजबूत होंगे। पुतिन ने करीब 88% वोटों के साथ रूस के राष्ट्रपति चुनाव में धमाकेदार जीत दर्ज की। राष्ट्रपति के तौर पर यह पुतिन का 5वां कार्यकाल होगा और वो 2030 तक राष्ट्रपति के पद पर बने रहेंगे। पुतिन रूस की सत्ता में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के तौर पर साल 1999 से बने हुए हैं। तो यह हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास, राहुल, केजरीवाल, ममता, मोदी की वो शक्ति जिसके आगे सब फेल कैसे हो रहे हैं। चुनाव से पहले राहुल का वो ब्लंडर जो कांग्रेस मुक्त भारत बना देगा क्या? कोर्ट में ऐसा क्या हुआ कि केजरीवाल का जेल जाना तय लगने लगा है? और चुनाव आयोग ने चाबुक चलाया तो सबसे ज्यादा दर्द ममता को क्यों हुआ? सबसे पहले इसका चैप्टर। लोग अक्सर यह बात करते हैं कि नरेंद्र मोदी के सामने एक ऐसा विपक्ष है जो खुद नरेंद्र मोदी का काम आसान कर देता है। अच्छा, ये लोग खुद ऐसी गलतियां करते हैं और फिर गाली किसको देंगे? पत्रकार को देंगे, ईवीएम को देंगे,
देश की अलग अलग संस्थाओं को देंगे, खुद क्या करते हैं ये नहीं देखते। हर चुनाव के पहले ये लोग ब्लंडर करते हैं और फिर जो है बहाने ढूंढते हैं कि भाई ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी ने इस बार 400 सीट का टारगेट रखा, तो विपक्ष एक के बाद एक ऐसी गलतियां किए जा रहा है जिस पर नरेंद्र मोदी को उन 400 सीटों के टारगेट को पाने में आसानी होती लगने लगी। विपक्ष का इस कमजोर कड़ी में सबसे पहला नाम तो राहुल गांधी का है, जिनके बयान पीएम मोदी को रोज नया मौका देते हैं। इस बार भी यही हुआ। राहुल गांधी ने मुंबई की एक रैली में जोश जोश में ऐसा बोल दिया कुछ कि वो बात कांग्रेस और इंडी गठबंधन को उल्टी पड़ गई, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने इस बात को पकड़ लिया। और फिर इस बात पर पीएम मोदी ने जिस तरह से लोगों तक अपनी बात पहुंचाई, जिस तरह से लोगों का सेंटिमेंट जागा, राहुल गांधी को सफाई देने आना पड़ गया भाई। पहले आप सुनिए राहुल गांधी ने पीएम मोदी को ऐसा क्या कहा कि लेने के देने पड़ गए। उसके बाद बताऊंगा कि पीएम मोदी ने कैसे जवाब दिया। ना हम बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, ना हम एक व्यक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं। एक व्यक्ति को चेहरा बनाकर ऊपर डाल रखा है। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। अब सवाल उठता है वो शक्ति क्या है? सुना आपने, राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो किसी व्यक्ति या बीजेपी के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं। वो हिंदू धर्म में एक शक्ति होती है, वो शक्ति से लड़ रहे हैं। अब राहुल गांधी ने यह बयान देकर पीएम मोदी को इस बात पर लोगों के बीच अपनी बात रखने का मौका दिया, जिस पर पीएम मोदी ने जिस तरह से अपनी बात कही, जिस तरह से चुनावी नैरेटिव सेट किया है, राहुल गांधी भी डिफेंसिव मोड में दिख रहे हैं। राहुल गांधी को सफाई देने आना पड़ा। सुनिए पीएम मोदी ने राहुल और इंडी गठबंधन को शक्ति का मतलब कैसे समझाया, फिर आपको बताऊंगा कि राहुल गांधी ने अब सफाई दी तो क्या कह दिया। उन्होंने कहा है कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है, हर बेटी शक्ति का रूप है। और मेरी इन माताओं बहनों की तरफ से, माताओं बहनों, आपको मैं शक्ति के रूप में पूजा करता हूं। मैं भारत मां का पुजारी हूं। मैं आप शक्ति स्वरूपा सब माता बहन बेटियों का भी पुजारी हूं। और जिन्होंने कल शिवाजी पार्क में इंडी अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। यानी आप सोचिए 2024 के चुनाव का नैरेटिव क्या सेट हुआ। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं शक्ति के खिलाफ लड़ रहा हूं, नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हम तो शक्ति को पूजने वाले हैं, माताओं बहनों बेटियों को शक्ति मानते हैं और मैं इन शक्ति को खत्म करने वालों के खिलाफ लड़ूंगा। बताइए पूरा चुनाव किधर जाएगा। उसके बाद ये कहते हैं, ऐसा ब्लंडर करने के बाद राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी, कि हम फलाने की वजह से हार रहे हैं। अरे बॉस खुद क्या कर रहे हैं वो तो देखिए। कोई सनातन को गाली दे रहा है, कोई शक्ति से लड़ने निकला है उस देश में जहां 100 करोड़ हिंदू हैं, और उसके बाद आप कहते हैं कि आप चुनाव क्यों हार गए। मुंबई में राहुल गांधी ने इंडी गठबंधन के दलों के नेताओं की मौजूदगी में शक्ति वाला बयान दिया। उनको लगा होगा कि उन्होंने कोई बहुत बड़ी बात कह दी, बहुत अद्भुत कर दिया, क्योंकि आसपास माहौल वही है। अरे सर क्या बोल दिया, वो ऐसा वाला माहौल है। लेकिन 24 घंटे के अंदर ही पीएम मोदी ने शक्ति वाले बयान पर पूरे इंडी गठबंधन को ऐसा लपेटा कि राहुल गांधी फंस गए, उन्हें सफाई देनी पड़ गई।
राहुल गांधी ने आज सोशल मीडिया पर लिखा कि मोदी जी को मेरी बातें अच्छी नहीं लगती, किसी ना किसी तरह घुमाकर उनका अर्थ बदलने की कोशिश करते हैं। यहां भी जिम्मेदारी मोदी जी पर डाल दी। कभी खुद नहीं मानेंगे कि मैंने कुछ गलत बोला है। आगे लिख रहे हैं कि क्योंकि नरेंद्र मोदी जानते हैं कि मैंने एक गहरी सच्चाई बोली है, जिस शक्ति का मैंने उल्लेख किया, जिस शक्ति से हम लड़ रहे हैं, उस शक्ति का मुखौटा मोदी जी। वो एक ऐसी शक्ति है जिसने आज भारत की आवाज को, भारत की संस्थाओं को, सीबीआई, आईटी, ईडी को, चुनाव आयोग को, मीडिया को, भारत के उद्योग जगत को, संवैधानिक ढांचे को अपने चंगुल में दबोच लिया है। उस शक्ति को मैं पहचानता हूं, उस शक्ति को नरेंद्र मोदी जी भी पहचानते हैं। वह किसी प्रकार की कोई धार्मिक शक्ति नहीं है, वो अधर्म, भ्रष्टाचार और असत्य की शक्ति है। इसलिए जब जब उसके खिलाफ आवाज उठाता हूं, मोदी जी और उनकी झूठों की मशीन बौखलाती है, भड़क जाती है। अब इसको हमारे यहां बिहार में लीपापोती बोलते हैं कि पहले रायता फैल गया, उसके बाद उसको समेट रहे हैं। आप खुद बोले बॉस अपने बयान में कि मेरी लड़ाई ना बीजेपी से ना नरेंद्र मोदी से, हिंदू धर्म में एक शक्ति होती है। और अब कह रहे हैं कि नहीं, उसका मुखौटा नरेंद्र मोदी। क्या बोल रहे हैं आप? या तो आप ही समझ रहे हैं, पब्लिक नहीं समझ पा रही है। और हर बार जैसे आदमी निबंध रट के जाता है कि मैं आज काऊ पे निबंध लिखूंगा, आए कुछ भी मैं लिखूंगा काऊ पे, वैसे ही कुछ भी बोलिए, मीडिया काम नहीं कर रही, उद्योगपति काम नहीं कर रहे, ईसी काम नहीं कर रहा, फलाना काम नहीं कर रहा, ढिमकाना काम नहीं कर रहा, कोई काम नहीं कर रहा, सब आप ही कर रहे हैं। जो आप कर रहे हैं वो सबके सामने है। मुंबई में तो राहुल गांधी सेल्फ गोल कर बैठे, अब सफाई दे रहे हैं। मुंबई के शिवाजी पार्क में राहुल गांधी ने यह भाषण दिया। यहीं पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समापन हुआ। राहुल की यात्रा के समापन कार्यक्रम के तौर पर इंडी गठबंधन की रैली आयोजित की गई थी। इस रैली में भयंकर भीड़ आने का दावा किया गया, लेकिन रैली में वैसी भीड़ नहीं आई जैसी कि उम्मीद की गई थी। राहुल गांधी, एमके स्टालिन, तेजस्वी यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे, महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला जैसे कई नेता इस रैली में आए, लेकिन भीड़ उस तरह की नहीं आई। कई तस्वीरों में दिखा कि कुर्सियां कई जगहों पर खाली दिख रही थी। तो सवाल उठा कि भाई इतने बड़े बड़े नेता आए और उसके बाद भी कुर्सी खाली कैसे रही? और शायद इसी वजह से राहुल गांधी भी नाराज बताए जा रहे हैं। कुछ सूत्रों के मुताबिक शिवाजी पार्क की रैली में कम भीड़ से राहुल गांधी नाराज थे। राहुल गांधी ने कांग्रेस नेताओं से अपनी नाराजगी भी जाहिर की और कहा कि अगर पता होता कि इतनी कम भीड़ होगी तो यह कार्यक्रम महाराष्ट्र में नहीं रखते। यह सूत्र दावा कर रहे। मुंबई की रैली से राहुल गांधी ने एक और बयान दिया और बिना नाम लिए अशोक चव्हाण पर निशाना साधा। अशोक चव्हाण पुराने कांग्रेसी नेता थे जो कांग्रेस छोड़कर अभी बीजेपी में आ गए। तो राहुल गांधी ने कहा कि वो नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन इस राज्य के एक वरिष्ठ नेता ने कांग्रेस छोड़ दी। रोते हुए उन्होंने मेरी मां से कहा, सोनिया जी ये कहने में शर्म आ रही है, लेकिन अब इन लोगों से लड़ने की ताकत मुझ में नहीं है और मैं जेल नहीं जाना चाहता। अब राहुल गांधी ने नाम तो किसी का नहीं लिया, लेकिन अशोक चव्हाण ने इस बयान पर राहुल गांधी पर पलटवार किया। अशोक चव्हाण ने भी लिखा कि राहुल गांधी ने किसी का नाम तो नहीं लिया है, लेकिन अगर मेरे बारे में कह रहे थे तो इतना कहना चाहता हूं कि यह बेबुनियाद है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अशोक चव्हाण ने आगे कहा कि वो सोनिया गांधी से नहीं मिले थे और ना ही दिल्ली में मुलाकात हुई थी। चुनाव की वजह से इस तरह के दावे किए जा रहे हैं, ये दावे बेबुनियाद हैं। यानी राहुल गांधी जो कह रहे हैं उसको उनके ही एक पुराने कांग्रेसी नेता कह रहे हैं कि ये गलत कह रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी अभी यही तय नहीं कर पा रहे कि उन्हें रैलियों में क्या कहना चाहिए, क्या नहीं। दूसरी तरफ पीएम मोदी तूफानी अंदाज में प्रचार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का फोकस इस बार दक्षिण भारत पर खास तौर पर है। इंडी गठबंधन का टारगेट है पीएम मोदी को रोकना और प्रधानमंत्री मोदी का टारगेट है 400 सीट। इसके लिए पीएम मोदी मिशन साउथ पर निकले हुए हैं। आदमी नहीं है जैसे आदमी सोचता है कि हमको इस बार क्लास में टॉप करना है, तो कौन से सब्जेक्ट में कमजोर है उधर ज्यादा पढ़ाई करो। तो पिछली बार दक्षिण में कम आए, बीजेपी दक्षिण में उतना नहीं फैल पाई अभी, तो इस बार पीएम ने उधर पूरा जोर लगा रखा है। जैसे नॉर्थ ईस्ट बीजेपी कहां थी, लेकिन नरेंद्र मोदी ने नॉर्थ ईस्ट में काम कर करके एकदम सुपड़ा साफ कर दिया वहां कांग्रेस का। इसी तरह अब इस बार साउथ पे फोकस है। 400 पार के टारगेट को पूरा करने के लिए दक्षिण भारत की सीटें बड़ी इंपॉर्टेंट है। 400 सीटों के टारगेट को पूरा करने में दक्षिण भारत की भूमिका को पीएम मोदी अच्छे से समझ रहे हैं और इसलिए इस बार पीएम मोदी ने चुनाव प्रचार दक्षिण भारत से ही शुरू किया है।
पीएम मोदी 120 घंटे के मिशन साउथ पर है। 120 घंटे में दक्षिण की 129 सीटों को साधेंगे। दक्षिण के 5 राज्यों में रैलियां, रोड शो सब होने वाला है। पीएम मोदी इस मिशन साउथ से कैसे 400 सीटों के टारगेट को पूरा करेंगे वो आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले सुनिए कि आज पीएम ने तेलंगाना की रैली में क्यों और कैसे लोगों से कनेक्ट किया और कहा कि जब भी कोई गड़बड़ करे तो कह देना मोदी मेरी जेब में है। सुनिए एक बार। मैं चाहता हूं आप ही नहीं, पूरा तेलंगाना अपने मोबाइल फोन पर मोदी को तेलुगु में सुने। और आप जब मोबाइल पर ऐप्स पर जाकर के नमो इन तेलुगु डाउनलोड करोगे, फिर आप किसी को भी कह सकते हैं ये गड़बड़ मत कर, मोदी मेरी जेब में है। ऐसा कह सकते हैं ना। देखिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मुझे अपनी बात पहुंचानी है, उनकी भाषा में पहुंचाने का मैं प्रयास करूंगा, लेकिन उसके लिए तेलंगाना के हर मोबाइल फोन पर मोदी होना चाहिए, मोदी इन तेलुगु होना चाहिए। और मैं आपको गारंटी देने आया हूं, मैं विकसित तेलंगाना की गारंटी देता हूं दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिशन साउथ 15 मार्च से शुरू हुआ और इस दौरान पीएम मोदी ने क्या क्या किया और क्या करने वाले हैं वो भी आपको बता देता हूं। रविवार को आंध्र प्रदेश में पीएम मोदी ने रैली की थी। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें और बीजेपी का पिछली बार यहां खाता तक नहीं खुला था। सोमवार यानी आज तेलंगाना में पीएम मोदी ने रैली की। तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें हैं, जिनमें पिछली बार बीजेपी ने 4 सीटें जीती थी। सोमवार को ही कर्नाटक के शिवमोगा में पीएम मोदी ने रैली की। कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें आती हैं और 2019 में बीजेपी ने इनमें से 25 सीटें जीती थी। आज ही कोयंबटूर में पीएम मोदी ने रोड शो किया। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं और 2019 में बीजेपी का यहां खाता तक नहीं खुला था। मंगलवार को पीएम मोदी ने केरल में रोड शो करने का फैसला किया। केरल में 20 लोकसभा सीटें और 2019 में बीजेपी का यहां भी खाता नहीं खुला था। मंगलवार को ही पीएम मोदी तमिलनाडु में रोड शो करेंगे। यानी कुल मिलाकर इन 5 राज्यों में लोकसभा की 129 सीटें आती हैं, जिनमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में बीजेपी का खाता तक नहीं खुला था। उसके बाद भी पीएम मोदी ने दक्षिण भारत में पूरी ताकत झोंक रखी है। पिछले 77 दिनों में से 23 दिन प्रधानमंत्री मोदी ने दक्षिण भारत के राज्यों में बिताए। अब आप बताइए, जिस आदमी को पता है कि मैं कहां कमजोर है मेरी पार्टी, वहां सबसे पहले मेहनत कर रहे हैं, उस आदमी के रिजल्ट बेहतर आने की उम्मीद है? या पूरा चुनाव कहीं चल रहा हो और एक यात्रा अलग दूसरी दिशा में चल रही है, उस आदमी के कामयाब होने की ज्यादा चांसेस? पीएम मोदी का पब्लिक कनेक्ट बहुत स्ट्रांग है बॉस, और पीएम मोदी विपक्ष की गलतियों को हथियार बनाकर उन पर ही हमला कर देते हैं। कर्नाटक के शिवमोगा की रैली में पीएम मोदी ने एक बार फिर से इंडी गठबंधन पर आरोप लगाया कि वो हिंदू शक्ति को खत्म करना चाहते हैं। एक बार पीएम मोदी को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि आज कैसे चुनाव आयोग के एक्शन से ममता बनर्जी का चैन उड़ गया। कल मुंबई में शिवाजी मैदान में इंडी अलायंस की तरफ से एक खुला ऐलान किया गया है। वो लोग हिंदू धर्म में समाहित शक्ति को समाप्त करना चाहते हैं। हिंदू शक्ति को समाप्त करने का उन्होंने बीड़ा उठाया है। अगर शक्ति के विनाश का उनका ऐलान है, तो शक्ति की उपासना का हमारा भी ऐलान है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही पूरे देश में चुनाव आचार संहिता लागू हो गई और चुनाव आयोग का एक्शन भी शुरू हो गया। चुनाव आयोग ने बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार को हटा दिया। राजीव कुमार को ममता बनर्जी का करीबी अफसर माना जाता है। राजीव कुमार के करियर में अब तक कई आरोप उन पर इस तरह के लग चुके हैं, जिसके आधार पर चुनाव आयोग ने राजीव कुमार को डीजीपी के पद से हटा दिया। राजीव कुमार की जगह चुनाव आयोग ने आईपीएस विवेक सहाय को बंगाल का नया डीजीपी बनाया। चुनाव आयोग ने बंगाल सरकार ने नए डीजीपी के लिए 3 सुझाव मांगे थे। ममता सरकार ने विवेक सहाय, रणवीर कुमार और संजय मुखर्जी का नाम दिया। चुनाव आयोग ने विवेक सहाय के नाम पर मुहर लगा दी। बंगाल के डीजीपी पद से राजीव कुमार को हटाने के बाद राजीव कुमार से जुड़े पुराने मामले फिर से चर्चा में आ रहे हैं। कभी राजीव कुमार के लिए ममता बनर्जी ने धरना तक दिया था।
आपको राजीव कुमार से जुड़े कुछ पुराने विवाद याद दिला देता हूं। राजीव कुमार को चुनाव आयोग ने साल 2016 में भी पद से हटाया था। 2016 में राजीव कुमार कोलकाता के पुलिस कमिश्नर थे। बीजेपी और कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि बंगाल सरकार उनके फोन टैप करवा रही है। फोन टैपिंग में राजीव कुमार भी सरकार का साथ दे रहे हैं, यह आरोप लगा था। इस आरोप के बाद चुनाव आयोग ने राजीव कुमार को पद से हटा दिया। राजीव कुमार पर शारदा चिटफंड घोटाले के सबूत नष्ट करने का भी आरोप लगा था। 2019 में सीबीआई ने राजीव कुमार पर सबूत नष्ट करने का आरोप लगाया। सीबीआई ने राजीव कुमार से पूछताछ की, उनके घर की तलाशी भी ली गई। इसके विरोध में ममता बनर्जी ने 2 दिन तक सीबीआई दफ्तर के बाहर धरना दिया था। सुप्रीम कोर्ट से राजीव कुमार की गिरफ्तारी पर रोक के बाद ममता ने धरना खत्म किया था। यानी आप सोचिए राजीव कुमार बंगाल सरकार में क्या रसूख रखते थे और क्यों कहा जाता है कि वो ममता बनर्जी के करीबी थे। राजीव कुमार को डीजीपी पद से हटाए जाने पर टीएमसी भड़क गई। टीएमसी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी चुनाव आयोग समेत दूसरी संस्थाओं पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। इन संस्थाओं का बीजेपी दुरुपयोग कर रही है। आज उठाया गया कदम चुनाव आयोग पर बीजेपी के नियंत्रण का एक ज्वलंत उदाहरण है। बीजेपी हार के डर से यह सब कर रही है। बंगाल की जनता ममता बनर्जी के साथ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि चुनाव आयोग ने सिर्फ बंगाल को लेकर ही एक्शन लिया। दूसरे राज्यों में भी चुनाव आयोग ने अफसरों को हटाया, जैसे गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के गृह सचिव हटाने का आदेश दिया। बीएमसी आयुक्त इकबाल सिंह चहल को हटा दिया। मिजोरम, हिमाचल प्रदेश में प्रशासनिक विभागों के सचिवों को हटाया गया। यानी चुनाव आयोग बिना राज्य देखे और वहां किसकी सरकार है ये देखे बिना एक्शन ले रहा है, जिससे चुनावी प्रक्रिया पर कोई असर न पड़े। चुनाव आयोग के एक्शन से ममता बनर्जी की परेशानी बढ़ गई, तो दूसरी तरफ दिल्ली में केजरीवाल पहले से ही परेशानियों में घिरे हुए हैं। दिल्ली के शराब घोटालों में अरविंद केजरीवाल फंसते ही चले जा रहे हैं। शुक्रवार यानी 15 मार्च को ईडी ने शराब घोटाले में केसीआर की बेटी के कविता को गिरफ्तार किया था। अब केजरीवाल पर शिकंजा कसने लगा है, क्योंकि ईडी की जांच में जो खुलासा हुआ वो हैरान करने वाला है। ईडी के मुताबिक के कविता ने केजरीवाल और सिसोदिया के साथ साजिश रची। आबकारी नीति का फायदा उठाने की साजिश रचने का आरोप ईडी लगा रही है। आबकारी नीति से फायदे के लिए आम आदमी पार्टी के नेताओं को 100 करोड़ रुपए पहुंचाए गए, ये ईडी का आरोप है। होलसेलर्स के जरिए रिश्वत का पैसा आम आदमी पार्टी तक पहुंचाया जाता था। साउथ लॉबी को दिया गया रिश्वत का पैसा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाकर वसूला गया। यह खुलासा केजरीवाल की परेशानी बढ़ा सकता है, क्योंकि ईडी पहले से ही केजरीवाल को समन पर समन भेज रही है कि वो शराब घोटाले में पूछताछ के लिए आए, लेकिन केजरीवाल ईडी के सामने जा ही नहीं रहे। आम आदमी पार्टी का कहना है कि ईडी के समन गैरकानूनी है और बीजेपी चुनाव के दौरान केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहती है। शराब घोटाले के अलावा अब दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में भी ईडी ने केजरीवाल को समन भेज दिया है और यहां भी केजरीवाल पेश नहीं हुए। के कविता के साथ केजरीवाल का कनेक्शन जैसे जैसे स्टैब्लिश हो रहा है, वैसे वैसे केजरीवाल के जेल जाने की आशंका बढ़ती जा रही है। क्योंकि अगर आप देखें तो शराब घोटाले में ईडी के साथ साथ सीबीआई भी जांच कर रही है और आज ही शराब घोटाले में फंसे मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर भी सुनवाई हुई। राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई करी और सीबीआई ने मनीष सिसोदिया की जमानत का विरोध किया। लेकिन क्या कहते हुए विरोध किया, यह सुनिए। सीबीआई ने कहा कि अभी और हाई प्रोफाइल लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है। यह सीबीआई कोर्ट में कह रही है। अरे भाई, के कविता तो अरेस्ट हो गई, मनीष सिसोदिया अरेस्ट हो गए, संजय सिंह अरेस्ट हो गए, तो हाई प्रोफाइल में बचा कौन? भाई एक नाम तो अरविंद केजरीवाल का दिखता है हाई प्रोफाइल। सीबीआई ने कहा कि सिसोदिया पूरी साजिश के मुख्य आरोपी और सरगना है। सिसोदिया का सामना केस के दस्तावेजों और सबूतों से कराया गया है। मनीष सिसोदिया सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। जिस दिन केस दर्ज हुआ था उसी दिन मनीष सिसोदिया ने अपना फोन नष्ट कर दिया था। अब इस मामले में अगली सुनवाई 22 मार्च को होगी। यानी अरविंद केजरीवाल के लिए आने वाला समय बहुत मुश्किल भरा हो सकता है। मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिल रही है। संजय सिंह जेल के अंदर है। केजरीवाल पर जेल जाने का खतरा मंडरा रहा है और अब तो सत्येंद्र जैन की भी जमानत खारिज हो गई। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री रहे सत्येंद्र जैन खराब सेहत के आधार पर जमानत लेकर बाहर आए थे इलाज के लिए। अब उनकी जमानत खारिज हो गई और सत्येंद्र जैन को फिर से तिहाड़ जेल भेज दिया गया। अब इनकी होली वहीं तिहाड़ जेल में मनेगी। सत्येंद्र जैन को खराब सेहत के आधार पर मई 2023 में अंतरिम जमानत मिली थी। उसके बाद कई बार सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत को बढ़ाया गया। सत्येंद्र जैन ने सुप्रीम कोर्ट में नियमित जमानत के लिए याचिका लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की याचिका खारिज करते हुए फौरन सरेंडर करने का आदेश दिया।
सत्येंद्र जैन के वकील ने सरेंडर के लिए 1 हफ्ते का वक्त भी मांगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे भी खारिज कर दिया और कहा कि सत्येंद्र जैन तुरंत सरेंडर करें। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिए, किसी भी लीगल प्रोसेस में बेल जो है ना वो लीगल राइट माना जाता है कि जमानत जो है वो मिल जाती है हमें, लेकिन जमानत मिलने पर ना तो कोई निर्दोष साबित हो जाता है और ना ही जमानत ना मिलने पर दोषी। लेकिन बार बार इन लोगों को जमानत ना मिलना यह बड़े सवाल खड़ा करता है। किसी केस में इस तरह का हो कि इतने बड़े हाई प्रोफाइल लोग जिन पे इतने गंभीर आरोप है उनको बार बार जमानत नहीं मिल रही है और अरविंद केजरीवाल आके अपना सर्टिफिकेट बांट देते हैं कि नहीं कट्टर ईमानदार हैं जी, कुछ नहीं मिला जी। अरे कुछ नहीं मिला तो जमानत क्यों नहीं मिली? सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद सत्येंद्र जैन अपने घर से तिहाड़ के लिए रवाना हो गए। यानी आप देखिए कि आम आदमी पार्टी के नेता जेल जा रहे हैं, जो जेल में उन्हें जमानत नहीं मिल रही और अब केजरीवाल जी की गिरफ्तारी की चर्चा तेज हो रही। अब ऐसे हालात में केजरीवाल कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएंगे या चुनाव प्रचार करेंगे, यह तो वक्त तय करेगा। लेकिन पाठशाला में अब अगली क्लास का वक्त हो गया है, जिसमें आपको बताऊंगा कि मोदी को घेरने निकले नेताओं के गले में फंस गया चुनावी चंदा वाला फंदा। कांग्रेस क्यों नहीं बता पा रही कि उसे बॉन्ड वाला चंदा किस किस ने दिया, और एसबीआई अब वो कौन सा डेटा देने वाला है जिससे सारे राज खुल जाएंगे क्या? अब इसका चर्चा। जब से चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा सार्वजनिक किया, तब से विपक्ष नरेंद्र मोदी को घेरने में लगा। विपक्ष को लगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड ही वो मुद्दा है जिसके जरिए वो नरेंद्र मोदी को घेर सकता है। लेकिन अब चुनाव आयोग ने चुनावी चंदे की एक और लिस्ट जारी कर दी और इसमें ऐसी जानकारी आई है जिसने पूरा खेल ही पलट दिया विपक्ष का। लेकिन इससे पहले आपको यह बताता हूं कि आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, फिर वो लिस्ट भी बताऊंगा। सुप्रीम कोर्ट में आज चुनावी बॉन्ड पर फिर सुनवाई। मामला चुनावी बॉन्ड के यूनिक बॉन्ड नंबर का था, जिसका ब्यौरा अब तक स्टेट बैंक ने नहीं दिया। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कह दिया कि एसबीआई चुनावी बॉन्ड पर छपे हुए अल्फा न्यूमेरिक कोड की डिटेल्स भी चुनाव आयोग को दे। चीफ जस्टिस की बेंच ने एसबीआई के चेयरमैन से 21 मार्च शाम 5 बजे तक हलफनामा देने के लिए कहा है। एसबीआई के चेयरमैन को हलफनामे में लिखना होगा कि ऐसी कोई जानकारी नहीं बची जो एसबीआई ने अब तक नहीं बताई। इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी सभी जानकारी एसबीआई को चुनाव आयोग को दे देनी है और उस चुनाव आयोग उस जानकारी को अपलोड कर देगा। इलेक्टोरल बॉन्ड की बात करते हुए अल्फा न्यूमेरिक की भी बात बहुत चर्चा हो रही है, उसके बारे में भी आपको बताता हूं कि यह नंबर क्या है। दरअसल हर बॉन्ड का एक यूनिक नंबर या अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है। जैसे आप जब चेक साइन करते हो तो चेक का नंबर होता है ना, वैसे ही जो ये बॉन्ड जारी किए गए उनका एक अल्फा न्यूमेरिक कोड होता था। जैसे ABCD अल्फाबेट हो गया और 1 2 3 4 5 कुछ नंबर हो गया। ये नंबर जो है ये अल्ट्रा वायलेट लाइट में ही दिखता है। इसी नंबर को मिलाने से, सिर्फ देखने से नहीं, मिलाने से पता चलेगा कि किसने किसको कितना चंदा दिया है। इसी नंबर से चंदा देने वाले और चंदा लेने वाले के बीच क्लियर कनेक्शन स्थापित होगा। एसबीआई ने इस यूनिक नंबर का रिकॉर्ड रखा हुआ है और इसे सिक्योरिटी फीचर की तरह इस्तेमाल किया जाता है। हमने आपको पहले ही कहा था कि जब तक यह ना पता चल जाए कि किस पार्टी ने किसे चंदा दिया है और क्या उस चंदे के बदले कोई फायदा लिया है, या यह ना स्टैब्लिश हो जाए कि जब तक ये सारी चीजें ना स्टैब्लिश हो जाए तब तक कुछ भी क्लियर नहीं कहा जा सकेगा। अब चुनाव आयोग ने कल जो डेटा दिया है उसमें कुछ पार्टियों ने अपने डोनर के बारे में बता दिया कि हमको किस किस ने चंदा दिया, और इसको सुन के तो विपक्ष पे ही सवाल खड़े हो गए, क्योंकि इन डोनर्स में कुछ ऐसी कंपनियों के नाम है जिसे लेकर कल तक विपक्ष ये आरोप लगा रहा था कि इन कंपनियों ने ईडी की जांच से बचने के लिए नरेंद्र मोदी को चंदा दिया या बीजेपी को चंदा दिया और नरेंद्र मोदी ईडी के जरिए वसूली रैकेट चला रहे हैं। लेकिन आज विपक्ष के चेहरे का रंग उड़ा हुआ है जब यह पता चला कि जिन पार्टियों के चुनावी चंदे को लेकर विपक्ष हंगामा मचा रहा था वो कंपनियां तो विपक्ष को ही फंड कर रही थी भाई। जैसे तमिलनाडु में सत्ताधारी पार्टी है डीएमके, उसने अपने डोनर्स का नाम बताया कि किस किस ने उसको चंदा दिया और यह भी बताया कि किसने कितना चंदा दिया। चुनाव आयोग के जरिए जब डीएमके को चंदा देने वालों के नाम मिले तो सब हैरान रह गए, क्योंकि इस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम था फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का, और यह वही कंपनी है जिसके मालिक लॉटरी किंग सेंटियागो मार्टिन है, जिसके बारे में हमने पाठशाला में बताया था। यह वही कंपनी है जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए सबसे ज्यादा 1300 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। यह वही कंपनी है जिस पर जांच एजेंसी ईडी ने लगातार एक्शन लिया था
और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि डीएमके को मिले कुल 656 करोड़ रुपए में से 77% चंदा, 77% चंदा इसी फ्यूचर गेमिंग ने दिया है। सेंटियागो मार्टिन की कंपनी ने डीएमके को 509 करोड़ रुपए का चंदा चुनावी बॉन्ड के जरिए दिया है। डीएमके को यह पैसा अप्रैल 2019 से अप्रैल 2023 के बीच मिला, यानी फ्यूचर गेमिंग ने कुल 1300 करोड़ के जो चुनावी बॉन्ड खरीदे, उनमें से 509 करोड़ रुपए तो अकेले डीएमके को दे दिए। यानी कंपनी ने अपने चुनावी चंदे का 40% अकेले डीएमके को दिया। बाकी पैसे किसको दिए हैं यह भी क्लियर नहीं। तो क्या अब यह आरोप लगा दिया जाए कि डीएमके ने या तो डरा धमकाकर या कोई फायदा पहुंचाकर फ्यूचर गेमिंग से चंदा लिया है, जैसा ये लोग नरेंद्र मोदी से पूछ रहे हैं, फिर इनसे भी तो पूछा जाएगा। इसी तरह पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा की पार्टी जेडीएस को भी ऐसी कंपनी से बॉन्ड के जरिए चंदा मिला है, जिस कंपनी को लेकर विपक्ष ये आरोप लगा रहा था कि उसने एक हाथ से बीजेपी को चंदा दिया और दूसरे हाथ से मोदी सरकार से बड़े बड़े प्रोजेक्ट लिए। यह कंपनी है मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जो चुनावी बॉन्ड के जरिए चंदा देने वाली टॉप 5 कंपनियों में से एक है। और इस कंपनी ने क्या चंदा दिया, जरा आपको वो भी दिखाता हूं। जिस कंपनी के बारे में इन लोगों ने कहा कि भाई नरेंद्र मोदी ने पैसा लिया और उसके बाद काम दे दिया, तो जो ये है मेगा, इस कंपनी ने जेडीएस को कुल कितना, जेडीएस को कुल चंदा कितना मिला, कुल मिला 89 करोड़ 75 लाख रुपए, 89.75 CR। इसमें से इस मेगा ने कितना चंदा दिया, इसमें से 50 करोड़ जो है इसी मेघा से आया, यानी कुल चंदे का 56% पैसा एक कंपनी से आ रहा है। अब बताइए बॉस, इसी तरह इंडी गठबंधन में शामिल एनसीपी का उदाहरण देखिए। इलेक्टोरल बॉन्ड से एनसीपी को कुल 37 करोड़ 40 लाख रुपए का चंदा मिला। एनसीपी को चंदा देने वालों में साइरस पूनावाला भी हैं, जिन्होंने पार्टी को 3 करोड़ 75 लाख रुपए का चंदा दिया है। साइरस पूनावाला कोरोना वैक्सीन बनाने वाली सीरम इंस्टीट्यूट के संस्थापक हैं, और सीरम इंस्टीट्यूट का नाम लेकर कांग्रेस यह आरोप लगा रही है कि सीरम इंस्टीट्यूट ने बीजेपी को 50 करोड़ का चंदा दिया और बदले में उसे कोरोना की वैक्सीन बनाने का ठेका मिल गया। तो क्या अब कांग्रेस शरद पवार पर भी ऐसा ही आरोप लगाएगी, क्योंकि पिछले महीने ही शरद पवार साइरस पूनावाला को भारत रत्न देने की मांग कर रहे थे। तो क्या कांग्रेस अब यह आरोप लगाएगी कि साइरस पूनावाला ने भारत रत्न पाने के लिए लॉबिंग करने के लिए शरद पवार की पार्टी को पैसे दिए? इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये आप लोग, ये जो नेता हैं, ये अपना चुनावी माहौल बनाने, मुद्दा बनाने के चक्कर में हर बिजनेसमैन को, हर बड़े व्यक्ति को ऐसा दिखा रहे हैं जैसे वो विलन। ये चीज ठीक नहीं है बॉस। जब तक स्थापित ना हो कि बिजनेसमैन ने पैसे दिए और उसके बदले फायदा लिया, आप देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों को ऐसा दिखा रहे हैं जैसे उद्योगपति ना हो कोई ओसामा बिन लादेन ने पैसा दे दिया है, किसी दाऊद इब्राहिम ने पैसा दे दिया है। अरे प्रतिष्ठित लोग हैं भाई। आप पैसा ले रहे हैं बिजनेसमैन से तो वो बिजनेसमैन ठीक है, दूसरा ले रहा है तो आप उसको करप्ट बता दे रहे हैं, और उसी का जब आपके साथ नाम जुड़ जा रहा है तो कह रहे हैं नहीं कोई बात नहीं। इलेक्टोरल बॉन्ड पर जो नई जानकारी है, आज जब हमने उसे खंगाला तो कई पार्टियों को मिले चंदे और चुनाव का कनेक्शन सामने आया। जैसे डीएमके को फ्यूचर गेमिंग से 2020-21 में 60 करोड़ का चंदा मिला और 21-22 में यह रकम बढ़कर 249 करोड़ रुपए हो गए। तमिलनाडु में अप्रैल 2021 में ही विधानसभा चुनाव हुए थे और डीएमके सत्ता में आई थी। इसी तरह आप देखिए कि जेडीएस को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पैसा देने वाली मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर ने 19 मार्च 2019 को जेडीएस को 10 करोड़ का चंदा दिया, और यह वो वक्त था जब जेडीएस के स्टेट अध्यक्ष एचडी कुमारस्वामी कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे। और इसी कंपनी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 18 अप्रैल 2023 को जेडीएस को 40 करोड़ का डोनेशन दिया। अब चुनावी चंदे और इलेक्शन के बीच पैटर्न तो दिख रहा है, तो क्या यह कह देना उचित है कि यह डोनेशन गलत है या किसी फायदे के बदले पार्टी को फंड किया गया है? अरे मान लीजिए देश में विकास हो रहा है और किसी पार्टी को लग रहा है कि हाँ ये सरकार ठीक काम कर रही है, हमारा बिजनेस भी फल फूल रहा है, तो उसको फंड कर रही है, लेकिन उसके बदले कुछ फायदा लिया, ये साबित जब तक नहीं होगा सबको एक कटघरे में कैसे डाल दीजिएगा? इसी तरह आज आम आदमी पार्टी ने भी बताया कि उन्हें किस किस कंपनी या व्यक्ति ने डोनेशन दिया। आम आदमी पार्टी के टॉप डोनर में सबसे ऊपर नाम बजाज ग्रुप का है। बजाज ग्रुप ने 3 करोड़ का चंदा दिया, इसमें 3 बार 1-1 करोड़ रुपए का चंदा दिया गया। इसी तरह गुजरात की कंपनी टोरेंट फार्मा ने पार्टी को 1 करोड़ रुपए का चंदा दिया।
बीजी श्राइक कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी ने 1 करोड़ का बॉन्ड दिया। KZM इन्वेस्टमेंट्स ने 50 लाख रुपए का चंदा दिया। आम आदमी पार्टी ने मई 2019 तक के चंदे की ही जानकारी दी है। पार्टी के करीब 6 करोड़ के चंदे का हिसाब दिया गया है, जबकि आम आदमी पार्टी को कुल अप्रैल 2018 से जुलाई 2023 के बीच 69 करोड़ रुपए का चंदा मिला, लेकिन हिसाब अभी 6 करोड़ का आया है। हमें जब आम आदमी पार्टी को मिलने वाले चंदे को खगाला तो हमें चंदे और इलेक्शन के बीच भी कनेक्शन दिखा, जैसे डीएमके में दिखा। जैसे अप्रैल 2018 से मई 2019 के बीच आम आदमी पार्टी को 5 कंपनियों और 2 व्यक्तियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 5 करोड़ 75 लाख रुपए की डोनेशन दी। इन कंपनियों में बजाज ग्रुप ने एक साथ 3 करोड़ रुपए दी। यह रकम 10 अप्रैल 2019 को दी गई, यानी वो वक्त जब देश में लोकसभा चुनाव चल रहे थे। अब क्या कह दिया जाए कि यह गलत पैसा दिया गया है, जैसा ये लोग सवाल पूछ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को दी गई जानकारी में कई पार्टियों ने यह दावा किया कि उन्हें अपने डोनर्स के बारे में पता ही नहीं। किसी ने डाक के जरिए भेज दिया है, कोई अज्ञात व्यक्ति बॉन्ड पकड़ा गया, इस वजह से उन्हें नहीं पता कि किसने चंदा दिया है। जैसे नीतीश कुमार की पार्टी ने कुछ डोनर्स के नाम बताए, लेकिन 10 करोड़ के चंदे का हिसाब नहीं दिया। पार्टी का कहना है कि अप्रैल 2019 को उनके पटना ऑफिस में कोई अज्ञात व्यक्ति लिफाफा दे गया था, जिसमें 1 करोड़ के 10 बॉन्ड हैं, इसलिए उनके पास 10 करोड़ के चंदे का हिसाब ही नहीं है। इसी तरह ममता बनर्जी की पार्टी ने कहा कि उनके दफ्तर के ड्रॉप बॉक्स में भी कोई इलेक्टोरल बॉन्ड डाल गया। इसी तरह कुछ बॉन्ड पार्टी के शुभचिंतकों ने अज्ञात लोगों के जरिए भिजवाए, क्योंकि ऐसे लोग अपना नाम सामने नहीं देना आने चाहते थे। इसी तरह समाजवादी पार्टी ने भी कुछ डोनर्स के नाम बताए, लेकिन 10 करोड़ के चंदे के हिसाब के बारे में यह कहा कि उसे 1 करोड़ के 10 बॉन्ड पोस्ट के जरिए मिले, जिसमें कोई नाम ही नहीं था। अब हो सकता है आपको यह सब इन पार्टियों की बहानेबाजी लगे, लेकिन यह बात सच भी हो सकती है, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड में सीक्रेसी का नियम था, जिसमें डोनर अज्ञात रहकर भी दान दे सकता है। यही बात खुद सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी समझा चुके हैं। सुनिए एक बार बातचीत का वो हिस्सा। Suppose A purchases the bond. Yes. A purchases bonds worth X amount, 100 crores. Yes. A is only the person who's been put up to purchase the bond because That's that A has a KYC, etc. Yes. A has to only physically hand over the bond to B. Yes. Right? Or B gives it to C, who will in turn give it to a political party. Correct. There is no control over the transaction between A and B. Yes. So B can trade on that bond for cash or for whatever other consideration. Yes. B acquires that bond. Yes. B hands it over to a political party. Yes. Or B gives it to C and C hands it over to a political party. Yes. The person who satisfied the requirement of the transaction being through the normal banking channels is A, the purchaser, the ostensible purchaser of the bond. Correct. But this does not obviate the fact that the people who are really Behind it. Yes. that they have used authorized banking channels. Yes. यानी खुद कोर्ट में चर्चा में यह बात निकल कर आई कि यह संभव है कि पॉलिटिकल पार्टीज को पता न चले कि किसने चंदा दिया है। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियों ने अभी तक अपने डोनर की जानकारी नहीं दी है। बीजेपी ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, आरबीआई एक्ट और इनकम टैक्स एक्ट का हवाला देते हुए डोनर्स का नाम बताने से मना कर दिया। वहीं कांग्रेस, जो चुनावी चंदे पर जबरदस्त राजनीति कर रही है, नरेंद्र मोदी को घेर रही है, चंदे और के जरिए वसूली का आरोप लगा रही है, वो खुद अपने डोनर्स का नाम नहीं बता पा रही। कांग्रेस ने एसबीआई को लेटर लिखा और कहा कि एसबीआई कांग्रेस के डोनर और इलेक्टोरल बॉन्ड के ट्रांजैक्शन का डेटा दे दे। इस पर एसबीआई ने जवाब दिया कि इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े डिटेल पार्टियों के पास ऑलरेडी मौजूद हैं और बैंक अकाउंट के स्टेटमेंट इलेक्शन कमीशन को दिए जा चुके हैं। यानी होना तो यह चाहिए था कि पीएम मोदी पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस अपने डोनर्स का नाम दिखाती, तब ना पक्ष मजबूत होता, जैसे विपक्ष की बाकी पार्टियों ने किया। लेकिन कांग्रेस सिर्फ माहौल ही बना रही। जब कांग्रेस नेता जयराम रमेश से पूछा गया कि चंदा तो कांग्रेस को भी मिला, तो जयराम रमेश ने कहा कि सीबीआई, ईडी या इनकम टैक्स उनके कंट्रोल में नहीं है और ना ही उनके पास हाईवे, पोर्ट जैसे बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट देने की ताकत है। क्यों बॉस? आपके पास राज्यों में सरकार नहीं है, राज्यों में आपके पास पुलिस नहीं है, कई ऐसी कंपनियां जो हो सकता है आपके जहां पर सरकारें वहां राज्यों में रजिस्टर्ड हो। तब यह आरोप नहीं लगा रहा हूं, यह सवाल पूछ रहा हूं, क्योंकि जब आप दूसरे पर उंगली उठा रहे हैं कि उसने वसूली की है क्योंकि उसके पास पावर थी, तो पावर तो सबके पास है जिसको चंदा मिल रहा है। कुछ पार्टियां डोनर का नाम बताने को तैयार नहीं, कुछ पार्टियां कह रही कि उन्हें अज्ञात डोनर से चंदा मिला है, और कुछ ऐसी भी पार्टियां हैं जिन्हें इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 1 रुपए का भी चंदा नहीं मिला, जिसमें AIMIM, BSP, INLD और MNS है, राज ठाकरे की पार्टी। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को रद्द कर उसका चैप्टर तो क्लोज कर दिया, लेकिन कई सवाल अब भी हैं।
कि पॉलिटिकल पार्टियों को चंदे मिलने का क्या नया सिस्टम बनेगा, क्योंकि चुनावी बॉन्ड से पहले तो चंदे का कोई हिसाब किताब भी नहीं होता था। तब तो कैश में चंदा मिलता था भाई, और तब भी बड़ी बड़ी कंपनियां देती थी, सब लेते थे। आज सब महान बनने का प्रयास कर रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए यह पता चलने लगा कि पार्टी को कितना पैसा मिला है, और यह पैसा चंदा देने वाले के अकाउंट में रिफ्लेक्ट होने लगा। पहले तो कैश में मिलने वाले चंदे में टोटल चंदा पार्टी के अकाउंट तक भी नहीं पहुंच पाता था, कुछ कैश नेताओं की जेब में भी चला जाता था। इसके अलावा फर्जी पॉलिटिकल पार्टी बनाकर भी उसके नाम पर डोनेशन ली जाती है। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड में तो यह शर्त रखी गई कि सिर्फ रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी को ही बॉन्ड के जरिए चंदा मिलेगा, यानी एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम बना। बस बिजनेसमैन का नाम नहीं बताया गया, क्योंकि बीजेपी खुद संसद में अरुण जेटली जब लाए थे वो कह चुके कि भाई पता चल जाएगा फलाने ने हमको दिया तो वो सत्ता में आएंगे तो उस बिजनेसमैन को परेशान करेंगे, हमको पता चला उन्होंने उतना दिया तो हम उससे कहेंगे कि हमको भी उतना दो। लेकिन अब सवाल है कि चंदे को लेकर क्या कोई नया सिस्टम लाया जाएगा या पुराना सिस्टम चलने लगेगा। जब इलेक्टोरल बॉन्ड लाए गए थे तब इस स्कीम को लाने वाले दिवंगत बीजेपी नेता अरुण जेटली ने जो कहा था वो आज एक बार आपको सुनना चाहिए। फिर आपको बताता हूं कि यूपी की पॉलिटिक्स को लेकर मुख्यमंत्री योगी दिल्ली पहुंचे हैं तो क्या हुआ। अब एक बहुत स्वाभाविक कठिनाई है, एंड देयर इज अ लेजिटिमेट डिफिकल्टी। पीपल हैव बीन वांटिंग टू गिव बाय चेक, but they cite two practical reasons why they don't want to do it. Our names get disclosed, the opponents will target us, and tomorrow when we do business, somebody will file a PIL and say, you gave money in election, so you have got a contract. तो उनको लगता है कि अगर हम ईमानदारी से देते हैं और ट्रांसपेरेंट तरीके से देते हैं तो कोई कठिनाइयां तो नहीं पैदा कर लेंगे। अब क्लीन मनी भी आ जाए और जहां तक संभव हो ट्रांसपेरेंसी भी हो जाए। तो इसलिए ये दोनों तरीकों से एक हम लोगों ने सुझाव इलेक्टोरल बॉन्ड्स का रखा है, और जो कल्पना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स केवल चेक के माध्यम से कोई भी डोनर खरीद सकता है, जो खरीदेगा उसको उतनी टैक्स में छूट मिलेगी, खरीदारी के कुछ समय के भीतर, छोटे समय में 3 या 4 सप्ताह में वो रिडीमेबल होगा, केवल पॉलिटिकल पार्टी के अकाउंट में होगा, और केवल हर पार्टी का एक अकाउंट होगा जो प्री डिक्लेयर्ड होगा इलेक्शन कमीशन में, इसमें रिडीमेबल होगा। तो पार्टी के हाथ में भी क्लीन पैसा आएगा, देने वाला भी क्लीन पैसा देगा। किसने कितने का खरीदा है ये तो बैंक में पता होगा, लेकिन उसने किस किस को कितना दिया है ये केवल उसको पता होगा। यानी पहले के एक बड़े ही उलझे हुए सिस्टम को सुलझाकर और ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाने का प्रयास हुआ कि जो पैसा दे रहा है वो भी रिकॉर्ड में रहेगा, जो बना रहा, जो उसको इनकैश करा रहा है उसका भी डिटेल रहेगा, सब सरकार के मतलब सिस्टम में रहेगा। लेकिन आज की डेट में उसको ऐसा बना दिया गया है कि जो पैसा आया है सब करप्शन का पैसा है। ये देश के सिस्टम के लिए ठीक नहीं। पाठशाला में अब अगली क्लास। दिल्ली पहुंचे सीएम योगी और मीटिंग में यूपी से किस किस का टिकट फाइनल हुआ है। यूपी की 80 सीटों के घमासान पर वो चैप्टर जो विनर क्लियर कर देगा। अखिलेश मायावती ने मोदी योगी की जोड़ी का क्या तोड़ निकाला है, जरा इसको देखते हैं। यूपी में एक तरफ जहां सीएम योगी आदित्यनाथ चुनाव की तारीखों का ऐलान होने से पहले ही बीजेपी के क्लीन स्वीप के लिए मोर्चा संभाल चुके हैं, ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। सीएम योगी का फोकस सबसे ज्यादा उन सीटों पर है जहां बीजेपी या तो पिछला इलेक्शन हार गई थी या फिर टफ फाइट उसे मिली थी। तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अभी चुनाव के मैदान में ही नजर नहीं आ रहे। कल मुंबई में राहुल गांधी की यात्रा खत्म होने के बाद इंडी गठबंधन की रैली में गठबंधन के ज्यादातर बड़े नेता नजर आए, लेकिन अखिलेश यादव राहुल की रैली में नहीं दिखे। कहा गया उनकी तबीयत ठीक नहीं। और बात करें मायावती की, तो चुनाव में विरोधियों को टक्कर देना तो दूर, मायावती अभी खुद की पार्टी को बचाने में जुटी नजर आई। बीएसपी के सांसद विधायक एक के बाद एक पार्टी का दामन छोड़ते चले जा रहे हैं। यूपी में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कौन क्या कर रहा है, आज पाठशाला में एक एक अपडेट आपको बताऊंगा। लेकिन पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देता हूं। दिल्ली में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक चल रही थी।
सीएम योगी ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया है और कहा जा रहा है ये बैठक खत्म हो गई है। अमित शाह भी बैठक में शामिल हुए। बीजेपी मुख्यालय में यह बैठक हुई है और यूपी में टारगेट 80 को लेकर चर्चा हुई है। बची हुई 24 लोकसभा सीटें जो बीजेपी के खाते की हैं, उनको लेकर कहा जा रहा है कि सीएम योगी, अमित शाह और दूसरे नेताओं के बीच चर्चा हुई है। और बैठक के बाद बीजेपी मुख्यालय से सीएम योगी बस अब से थोड़ी देर पहले निकल गए हैं, यानी बाकी बचे उम्मीदवारों के नाम पर ऐसा संभव है कि मुहर आज या कल में लग जाए। दरअसल आज बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में यूपी में बची हुई सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा के बाद बीजेपी की तीसरी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसमें उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगेगी। बीजेपी ने यूपी में 51 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट 2 मार्च को ही जारी कर दी थी। बीजेपी ने 5 लोकसभा सीटें एनडीए में अपने सहयोगी दलों को दे रखी हैं, यानी जो बची हुई 24 सीटें अब उन पर उम्मीदवारों के नाम तय किए जाने। इन 24 लोकसभा सीटों में से 2019 के चुनाव में बीजेपी को 5 सीटें ऐसी हैं जिन पर हार भी मिली। बीजेपी ने यूपी में अब तक जिन प्रमुख सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया है, उनमें गाजियाबाद है, जहां पर मौजूदा सांसद बीके सिंह है। एक सीट रायबरेली है, जो बीजेपी 2019 में हार गई थी। मैनपुरी है, जो बीजेपी 2019 में हार गई थी। कैसरगंज की सीट पर कैंडिडेट अनाउंस नहीं हुआ है, जहां पर सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह है। सुल्तानपुर, जहां मौजूदा सांसद मेनका गांधी हैं। पीलीभीत, जहां से वरुण गांधी मौजूदा सांसद हैं। तो ये हाई प्रोफाइल सीटें हैं, जिनमें कुछ के नाम के साथ विवाद जुड़ा हुआ है, कुछ का पत्ता कटना तय है और कुछ जगह क्या होगा अभी कहा नहीं जा सकता। यूपी की राजनीति में एक हलचल यह भी मची हुई है कि क्या बीजेपी मैनपुरी में डिंपल यादव के खिलाफ मुलायम परिवार की दूसरी बहू अपर्णा यादव को उतारने का प्लान बना रही है। इस पर कल से बड़ी चर्चा चल रही है, क्योंकि कल ही अपर्णा यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ से लखनऊ में मुलाकात की और इसके बाद से अटकलें तेज हो गई कि अपर्णा यादव को बीजेपी लोकसभा चुनाव में लड़वा सकती है। अपर्णा यादव विधानसभा चुनाव के ठीक पहले बीजेपी में शामिल हो गई थी, हालांकि उन्होंने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा। अब लोकसभा चुनाव के टाइम में अपर्णा यादव को लेकर जैसे हलचल चल रही है, उससे कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या बीजेपी उन्हें इस बार लोकसभा का टिकट देगी। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मैनपुरी में डिंपल यादव के सामने अपर्णा यादव चुनाव लड़ती दिखेगी। अगर ऐसा होता है तो यह 2024 के चुनाव में यूपी का सबसे दिलचस्प मुकाबला होगा, जहां एक ही परिवार की 2 बहुएं आमने सामने हो। अपर्णा यादव को लेकर चल रही इस हलचल और अपर्णा यादव की सीएम योगी से मुलाकात पर डिंपल यादव क्या कह रही हैं, जरा वो भी सुनिए। फिर आपको बताऊंगा मायावती को लोकसभा चुनाव से पहले कैसे एक और झटका लगा। मुझे इस बात का संज्ञान नहीं है, क्योंकि मैं इस क्षेत्र में हूँ और अगर पहले भी मिली है कई बार और अभी भी मिल रही है, तो इसमें कोई रोक टोक तो है नहीं, कोई भी किसी से भी मिल सकता है। पर अगर बीजेपी की प्रत्याशी के रूप में अगर मैनपुरी में उपस्थित है तो कैसी राय दिख रही है? मैं समझती हूँ कि समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती से मैनपुरी लड़ रही है और लोगों का सहयोग, प्यार और साथ मिल रहा है। अगर बीजेपी मुलायम सिंह यादव के परिवार की छोटी बहू अपर्णा यादव को मैनपुरी से उम्मीदवार बनाती है, तो अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ सकती है। ऐसा क्यों? इसके लिए मैनपुरी सीट का इतिहास समझना जरूरी है। 2022 में मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुए और इसमें सिंपैथी वेव में अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव चुनाव जीती। उपचुनाव में डिंपल यादव को करीब 6,18,000 वोट मिले, जबकि बीजेपी के उम्मीदवार रघुराज सिंह शाक्य को करीब 3,30,000 वोट मिले। 2022 के उपचुनाव में मैनपुरी सीट पर बीजेपी की हार का अंतर करीब 2,90,000 वोट का रहा। और अगर 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो मुलायम सिंह यादव को करीब 5,25,000 वोट मिले, जबकि बीजेपी के उम्मीदवार प्रेम सिंह शाक्य को 4,30,000 वोट मिले। इस चुनाव में बीजेपी की हार का अंतर करीब 95,000 वोट का ही था, जिसे समाजवादी पार्टी के गढ़ में बीजेपी की बड़ी सेंध के तौर पर देखा जा रहा था। ऐसे में अगर इस बार बीजेपी अपर्णा यादव को मैनपुरी से उम्मीदवार बनाती तो डिंपल यादव के लिए जीत की राह आसान नहीं रहने वाली, क्योंकि भाई मुलायम सिंह यादव की बहू होने के नाते अपर्णा यादव को भी मैनपुरी में समर्थन मिल सकता है। इधर बीजेपी दूसरों के गढ़ में घुसकर विरोधियों को पस्त करने का प्लान बना रही है, उधर विपक्ष अपने ही गढ़ में अपने उम्मीदवार तय नहीं कर पा रहा। यूपी में कांग्रेस का हाल देखिए। अखिलेश यादव ने कांग्रेस को 17 सीटें तो दे दी, लेकिन कांग्रेस अब तक अपने उम्मीदवार तय नहीं कर पाई।
आज सूत्रों से यह जानकारी मिली है कि यूपी कांग्रेस की तरफ से अमेठी और रायबरेली लोकसभा सीट पर गांधी परिवार को उतारने का प्रस्ताव भेजा गया, जबकि पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय को उम्मीदवार बनाने का प्रस्ताव है। वहीं प्रयागराज से अनुग्रह नारायण और कानपुर से आलोक मिश्रा के नाम का प्रस्ताव गया है। महाराजगंज सीट से कांग्रेस विधायक वीरेंद्र चौधरी को उम्मीदवार बनाने की सिफारिश की गई। कांग्रेस को लेकर कल तक तो यह खबरें चल रही थी कि राहुल गांधी अमेठी से और प्रियंका वाड्रा रायबरेली से चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते, इसलिए उनकी जगह पर किसी और को उम्मीदवार बनाया जाएगा। अब इस पर बड़ा सस्पेंस है कि गांधी परिवार रायबरेली अमेठी से चुनाव लड़ता है या नहीं लड़ता है। यूपी में बीजेपी गठबंधन और समाजवादी पार्टी गठबंधन के बीच एक तीसरा प्लेयर भी है, हालांकि उसकी चर्चा बहुत कम है, और वो प्लेयर है बीएसपी। बीएसपी के लिए आजकल खबरें बुरी ही आ रही हैं। आज बीएसपी के एक और सांसद ने पार्टी छोड़ दी। यूपी की लालगंज सीट की बीएसपी सांसद संगीता आजाद ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। संगीता आजाद के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तभी तेज हो गई थी जब वो अपने पति के साथ पीएम मोदी से मुलाकात करने पहुंची। संगीता आजाद के बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्हें लालगंज सीट से उम्मीदवार बनाए जाने की अटकलें लग रही, क्योंकि संगीता आजाद ने लालगंज सीट पर पिछले चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार को हरा दिया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी के टिकट पर लालगंज सीट से चुनाव लड़ी संगीता आजाद को 5,18,000 वोट मिले। लालगंज सीट पर संगीता आजाद का वोट शेयर 50% के पार रहा था, जबकि बीजेपी उम्मीदवार नीलम सोनकर को 3,57,000 के करीब वोट मिले। पिछले लोकसभा चुनाव में मायावती की पार्टी ने 10 सीटें जीती थी, लेकिन इस चुनाव में मायावती की पार्टी का हाल यह है कि अंबेडकर नगर से सांसद रितेश पांडे ने बीजेपी ज्वाइन कर ली और उन्हें बीजेपी से टिकट भी मिल गया है। गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी को समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार बना दिया है। अमरोहा के सांसद दानिश अली को बीएसपी ने पहले ही पार्टी से निकाल दिया, उन्हें कांग्रेस से टिकट मिल सकता है कहा जा रहा है। सांसद संगीता आजाद ने आज ही बीजेपी ज्वाइन कर ली है और बहुत मुमकिन है कि उन्हें बीजेपी से टिकट मिल जाएगा। भले ही बीएसपी नेता एक के बाद एक पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन इस सब के बीच मायावती की पार्टी ने 14 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। बीएसपी की इस लिस्ट में सिर्फ एक दलित चेहरे को जगह मिली। बीएसपी ने आगरा लोकसभा सीट से पूजा अमरोही को उम्मीदवार बनाया। बीएसपी की नई लिस्ट में 4 ब्राह्मण और 5 मुस्लिम उम्मीदवारों को जगह मिली है। यानी मायावती इस बार ब्राह्मण मुस्लिम दलित समीकरण बनाकर चुनावी मैदान में उतर रही है, ऐसा लग रहा है। यूपी में तो सीएम योगी क्लीन स्वीप पर काम कर रहे हैं। बिहार में भी एनडीए ने सीट शेयरिंग के मामले में इंडिया अलायंस पर बढ़त बना ली। आज एनडीए ने बिहार में लोकसभा चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे की घोषणा कर दी। इसके तहत बिहार में बीजेपी 17 लोकसभा सीट पर लड़ेगी, जेडीयू 16 पर लड़ेगी। एनडीए में शामिल चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी रामविलास को 5 लोकसभा सीटें मिली। जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान आवामी मोर्चा यानी हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा को एक-एक सीट दे दी गई। मोदी सरकार में मंत्री और चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस की पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। इससे चिराग पासवान एनडीए में 5 सीटें मिलने से गदगद है। अब कहा जा रहा है कि हो सकता है पशुपति पासवान जो है वो एनडीए छोड़कर हो सकता है दूसरी दिशा में चले जाए। तो ये सब तो अभी चुनाव पर चलेगा और चुनाव की हर खबर एनालिसिस के साथ आपको हम पाठशाला में बताते रहेंगे। तो यहां क्लास भी लगाएंगे और आपको एक एक चीज विस्तार से समझाएंगे। पाठशाला में अब फैक्ट फैक्टर की क्लास, जिसमें आपको बताएंगे कि वो कुत्ता जिसकी वजह से 2 देशों में भयंकर जंग हो गई। बात 1925 की है, जब ग्रीस और बुल्गारिया के बीच काफी तनाव चल रहा था और इस दौरान ग्रीस का एक कुत्ता गलती से बुल्गारिया में मैसेडोनिया की सीमा को पार कर गया। ऐसे में उस कुत्ते को पकड़ने के लिए ग्रीस का एक सैनिक मैसेडोनिया की सीमा में प्रवेश कर गया। बुल्गारिया के सैनिकों ने उस सैनिक को गोली मार दी। अपने सैनिक की हत्या से नाराज ग्रीस ने बुल्गारिया पर हमला कर दिया और दोनों देशों में जंग की शुरुआत हुई। इस युद्ध में करीब 50 सैनिक मारे गए। यह युद्ध बुल्गारिया जीत गया, लेकिन बाद में दोनों देशों के बीच एक संधि भी हुई।